हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम कोई भी लेक्चर नहीं लेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में, मतलब हम पढ़ेंगे नहीं। आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ जो आपने थंबनेल पे देखा है उसी के बारे में बातचीत होगी कि कैसे आप आने वाले कुछ दिनों में 95% या 95 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं साइंस में। क्या क्या वो स्ट्रेटजी होगी, क्या क्या वो प्लानिंग होगी, किन किन बच्चों के लिए, क्योंकि हर तरह के बच्चे अभी इस समय फेज में कुछ ऐसे होंगे जो अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, जिनको अब बोर्ड देखकर डर पैदा हुआ होगा, तो सोच रहे होंगे कि नहीं अब चलो कुछ पढ़ लेते, कुछ पास कर लेंगे। तो ये उतना तो नहीं कर पाएंगे, बट इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अच्छा खासा वो भी मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी एक कैटेगरी में रखेंगे। एक कैटेगरी वाले वो जिनके प्री बोर्ड अभी चल रहे हैं, तो उसमें उनके 70 मार्क्स 75 मार्क्स ऐसे अप्रॉक्स 100 में आ रहे हैं, वो आराम से 95 प्लस पार कर सकते हैं। ठीक, दूसरे ऐसे कैटेगरी के होंगे जिनके जस्ट पास हो रहे होंगे, 40 मार्क्स आ रहे होंगे, 50 मार्क्स आ रहे होंगे, तो वो लोग भी इनके कैटेगरी में आ सकते हैं। वो थोड़ा और हार्डवर्क करेंगे तो वो इनके कैटेगरी में आ सकते हैं। तो मेनली हम दो कैटेगरी की बात करेंगे, एक जो अभी भी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की रहेगी जिन्होंने काफ़ी चीज़ें पढ़ लिया है या सिलेबस से पढ़ लिया है, फिर किस तरीके से रिवीजन करें या कुछ चीज़ें छूटी हुई है तो उसको कैसे कवर अप करें आने वाले कुछ दिनों में। आज आई थिंक 24 है, तो 24 के हिसाब से 15 फेब को अगर आपका एग्जाम होता है तो उसके हिसाब से आपके पास 50 डेज है, अप्रॉक्स 50 डेज है। तो इस 50 डेज में अगर आपकी स्ट्रेटजी या कहें आपका मतलब तरीका अगर बहुत परफेक्ट नहीं रहा तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको मार्क्स बहुत अच्छे लाने हैं तो बहुत ही परफेक्ट स्ट्रेटजी से यहाँ से आपको काम करना पड़ेगा। सैम्पल पेपर कब लगाना है, प्री बोर्ड के लिए क्या करना है, एनालिसिस कैसे करना है, टेस्ट पेपर जो अगर ऑनलाइन दे रहे हैं या ऑफलाइन कहीं दे रहे हैं तो उसका क्या क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक, उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी अभी कोविड की बहुत सारे न्यूज़ मतलब स्प्रेड क्या हुए, न्यूज़ हुए है ही, अभी केसेस बढ़ गए हैं, चाइना में बढ़े हैं और इंडिया में भी केरल वगैरह में केसेस बढ़ चुके हैं। तो आप मास्क पहने रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मतलब जो जो प्रिकॉशन है वो लीजिए। लेकिन उसके साथ आप बार बार यूट्यूब पे ये ना सर्च कीजिए कि क्या हमारा जो एग्ज़ाम है बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, आगे डेट बढ़ेगी या पिछली बार की तरह प्रमोट कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें आप यूट्यूब पे ना सर्च कीजिए, इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ होगा नहीं। क्योंकि अभी क्या होगा, अभी इस भीड़ बाजार में बहुत सारे लोग व्यूज़ के लिए डालेंगे कि थंबनेल ऐसा पड़ जाएगा कि सीबीएसई 2023 का बोर्ड जो है वो पोस्टपोन हो चुका है या पोस्टपोन होगा, और क्वेश्चन आगे से डाल देंगे। आप क्लिक करोगे उसके अंदर वो बताएंगे कैसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी, ये दुनिया भर का चीज़ें बताएंगे। तो उससे आपके टाइम का मतलब नुकसान होगा और कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो उससे बेटर है कि आप क्या करें, अपने जो तैयारी अभी तक करते आ रहे हैं उस पर फोकस करें और अपने दिमाग में 15 फेब का ही मतलब मैप बना ले और डेट उसी को ही मान ले कि इस दिन ही मेरा एग्जाम होने वाला है, तो मुझे किसी भी हाल में इस दिन तक पूरा प्रिपेयर रहना। बाकी अगर कुछ आगे होगा तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो ये कोविड वाली चीज़ को लेके आप र्यूमर्स नहीं कहेंगे, मतलब असली वाली चीज़ है। तो इसको लेके बस आप प्रिकॉशन रखिए, आप अपने आप को सेफ रखिए, अपने घर वालों आसपास को सेफ रखिए, लेकिन इसका बर्डन लेके आप अपने पढ़ाई को अफेक्ट न कीजिए। ठीक, कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए आप इंटरनेट पे बहुत सारे साइट पे या चर्चा का विषय इस टाइम बन चुका है, जैसे मैं भी अपने कोचिंग क्लासेस में देखता हूँ, तो वो चीज़ ना कीजिए, इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो आइए हम बिना देरी का भी स्टार्ट करते हैं कि आप 95 प्लस मार्क्स कैसे लाएंगे, क्योंकि तेज तो है ही आप इसको जानने के लिए और इसी चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो में आए। तो पहले हम आपको वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी में लेता हूँ जिनके प्री बोर्ड में अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं। अच्छे खासे का मतलब कि अगर 70 का आपका प्री बोर्ड हो रहा है या 80 का प्री बोर्ड हो रहा होगा, आई थिंक, हाँ 80 का प्री बोर्ड अगर हो रहा है तो उसमें 50 के अप्रॉक्स किसी के नंबर आ रहे हैं, तो मान के चलिए आपका 100 में 70 के करीब हो गया, तो वो 95 कैसे जाएंगे। तो कुछ पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ, उस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो डेट में लिख दे रहा, आज कितनी है, 24/12/2022, और आपका एग्ज़ाम सीबीएसई के हिसाब से अभी के हिसाब से फेब में है, 15 फेब 2023। कोई विजिबल हो रहा है कि नहीं? ओह, तो विजिबल ही नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं नीचे लिख देता हूँ। यहीं लिख देता हूँ कि 24 दिसंबर 2022 टू 15 फेब
2023 अप्रॉक्स 50 डेज की क्या है आपका टाइम है बीच में, ठीक है। तो पहले आते हैं वो जो 70 ला रहे हैं, तो कुछ पॉइंट में लिख रहा हूँ, उस पॉइंट को आप ध्यान रखें। पहला पॉइंट उनका क्या रहेगा कि आपको पता रहना चाहिए कि आपका जो सैंपल पेपर या आप जो लगा रहे हो सैंपल पेपर या आपके जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम लेगा उसका पैटर्न क्या है। सबसे पहली चीज़ आपको पैटर्न पता रहनी चाहिए। जो कि आप सैंपल पेपर देख रहे हो, एनसीईआरटी ने सीबीएसई ने बहुत दिन पहले ही उस पर लॉन्च कर दिया था, तो वहाँ से आपको पता चल गया कि इतने एमसीक्यू आ रहे हैं, असर्शन रीजन इतने आ रहे हैं। फिर प्रीबोर्ड भी आपने दिया होगा, तो वो उसी के बेस पे ही प्रीबोर्ड भी हो रहा है बच्चों का, तो आपको एक आइडिया पता चल गया। रफ आइडिया क्या है कि 20 एमसीक्यू आपके लगभग हर सब्जेक्ट में आ ही रहे हैं, 20 एमसीक्यू। तो 20 एमसीक्यू को हम करें कहाँ से, ये क्वेश्चन उठता है कि भाई 20 एमसीक्यू को हम करें कहाँ से। तो आप अगर सिलेबस उठाओगे, सिलेबस उसका सीबीएसई का उठाओगे, तो उसमें बुक लिस्ट में उन्होंने क्लियरली लिखा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, यहाँ से क्वेश्चन बनने के मतलब ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अभी तक इतना मतलब नहीं, उसके क्वेश्चन बहुत आते थे बोर्ड वगैरह में, लेकिन इस बार से पिछले बार से यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन होते हैं वो रियल बेस्ड थोड़े से होते हैं और थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो पहला पॉइंट मैं वही लिखने जा रहा हूँ कि अगर आपको एमसीक्यू कोई छोड़ना नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ एमसीक्यू को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपको मजबूत बनाना है। तो पहला पॉइंट ये है कि फोकस ऑन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू एंड एप्लीकेशन बेस्ड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन, ठीक है, फॉर एमसीक्यू एंड एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक। तो पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए। दूसरा, अब देखिए, अभी आप प्रीबोर्ड देकर आए हो, तो प्रीबोर्ड देने के बाद से आपको ये लग रहा होगा कि यार ये चैप्टर तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, यार इस चैप्टर में बड़ा अच्छा कर ले रहा हूँ, लेकिन ये वाला इसमें यार कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं, इसको छोड़ दूँ कि ना छोड़ूँ, करूँ कि ना करूँ। तो सबसे पहले आप कैटेगराइज कीजिए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर अच्छे से आते हैं और कौन कौन से चैप्टर अच्छे से नहीं आते हैं, ठीक है। तो पहले फोकस कीजिए आप, या कवर कीजिए पहले अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। या अंडरस्टैंडिंग के कहने का मतलब है कि जो आपको आता है, आपके समझ में जो चैप्टर आ रहे हैं, पहले उसको कवर कर लो, ठीक। जो भी चैप्टर आपको समझ में आ रहा है उसको पहले आप क्या करो, कवर कर लो। तो उससे क्या होगा कि आपके जो स्ट्रेंथ वाले चैप्टर है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि किसी को इलेक्ट्रिसिटी करने में बड़ा मजा आ रहा है, तो वो क्या कहे, इलेक्ट्रिसिटी कर ले। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं, मतलब डेफिनेशन है, उसके यूनिट है, कुछ कॉन्सेप्ट है और न्यूमेरिकल का खेल है, तो उसको मजा आ रहा है उसमें करने में, तो उसको कर लेना पहले। उसको कर लेगा तो क्या होगा, उस चीज में उसकी क्या हो जाएगी कि मतलब 100% हो जाएगी, भाई इससे क्वेश्चन अगर कहीं से बनेगा तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसमें मेरे को नंबर मिलना ही मिलना है। तो आप क्या करो, वो कवर कर लो जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, मतलब जो चीज आपको अच्छे से आ रहा है उसको आप क्या करो, कवर कर लो, ठीक। वो दूसरे के लिए टफ भी हो सकता है, दूसरे के लिए आसान भी हो सकता है। किसी को स्टार्टिंग करना है इन्वायरमेंट से कर सकता है, इन्वायरमेंट में क्या है, थ्योरी और कुछ नहीं है, तो वहां से भी कर सकता है, उसको पहले कवर कर लो। तुमको लग रहा है कि अरे यार कुछ है नहीं, क्योंकि अगर 13 चैप्टर हैं आपके साइंस में, तो नंबर हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आने ही आने हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कार्बन्स कंपाउंड को कर लूंगा और ये वाला नहीं करूंगा, तो ये मार्क्स का बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप पहले इजी वाले कर लोगे तो आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि इतने % तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, मुझे क्वेश्चन सारे आते हैं, तो मुझे और कोई दिक्कत इन चैप्टरों में नहीं आने वाली है, ठीक। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं कि देखो, जिनका प्रीबोर्ड चल रहा है और जिनका सारे सिलेबस कंप्लीट हो गए, मतलब आपके अगर सिलेबस पूरे कंप्लीट हो गए, आपने पूरे नोट्स वोट सब कुछ बढ़िया से बना लिया है, सब पढ़ लिया है और रिवीजन करना है, तो अब आपको सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। होपफुली बहुत सारे बच्चे सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट कर भी दिए होंगे, तो सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। तो डू सैंपल पेपर। और जिनके अभी कुछ चैप्टर बचे हैं, जैसे कुछ पीछे के चैप्टर बचे हो, कार्बन्स कंपाउंड हो गया या इधर इन्वायरमेंट ही हो गया, जो छोटे छोटे चैप्टर बचे हो जो वो शायद ना कर पाए हो अभी तक, वो क्या करें, नहीं कर पाए तो 15 जैन तक वो क्या करें, कंप्लीट करें। और 15 जनवरी 15 जनवरी से ऑनवर्ड सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट कर दें, ठीक है।
मिनिमम सैंपल पेपर 15 जनवरी के पहले आपके सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। 15 जनवरी के बाद से आपको केवल और केवल सैंपल पेपर करना है और अपने नोट्स को ऐसे रिवाइज करना है, ठीक है। कुछ नया नहीं पढ़ना है इसके बाद से, क्योंकि इसके बाद से 1 महीने बचेंगे आपके पास, तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी जिनका अभी से है तो अभी से स्टार्ट कर दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कि 5वां पॉइंट, 3 हुए ना, चौथा पॉइंट क्या कहता है कि हाँ, चौथा पॉइंट ये कहता है कि आजकल मैंने बहुत फीडबैक लिया है, तो बच्चे मार्क्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं। वो प्री बोर्ड देते हैं तो प्री बोर्ड में वो ये सोचते हैं कि 80 का हो रहा है तो मैं 70 ला दूँ, मैं 75 ला दूँ। किस तरीके से लाऊँ ये मैटर नहीं कर रहा उनके लिए, उनके मैटर कर रहा है कि मैं मार्क्स लाऊँ, ताकि मेरे पेरेंट्स देखें हाँ अरे बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, एकदम टॉप कर गया। तो मतलब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो चीटिंग के सहारे लेते हैं, अपने दोस्तों के सहारे लेते हैं कि वो बता देगा, ये बता देगा। डिपेंडेंट रहते हो आप, सिंपल सी बात है, डिपेंडेंट रहते हो। तो ये चीज़ें आप 9 तक कर रहे थे बेटर था, 10th के हाफ ईयरली ऑफ ईयरली तक कर रहे थे, या 10th के अपने स्कूल में कर रहे थे बेटर था। लेकिन बोर्ड में वो नहीं काम देगा आपको। बोर्ड में आपको जाके अकेले ही सर्वाइव करना, अकेले ही फाइट करनी है। तो अकेले फाइट करनी है तो अभी से वैसा क्यों नहीं बनाना चाह रहे हो, अभी से अपने आप को वैसा मजबूत क्यों नहीं बना रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट मेरा वही है कि इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस मतलब आप नंबर क्या पा रहे हो उस पर फोकस ज्यादा ना करके इस पे फोकस करें कि आप पेपर देने के बाद से उस पेपर में, या जैसे साइंस का ही मैं मान ले रहा हूं, तो साइंस के पेपर देने के बाद से आपका कॉन्फिडेंस पिछले वाले पेपर जो आप टेस्ट दिए थे या एग्जाम दिए थे उससे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। आप पेपर देकर निकल रहे हो तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि अरे यार मैंने तो ये चैप्टर पढ़ा था, मान लो पहले मैंने कहा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ा था और इसके क्वेश्चन आए मैंने कर दिया, अभी तक मुझसे नहीं हो रहा था लेकिन मैंने कर दिया, मेरा एकदम मजा आ गया। ये कॉन्फिडेंस होता है। ये नहीं कि मैं घुसा और मैंने सारे A to Z कर लिया, उसमें से हमको कुछ आ ही नहीं रहा है, कहाँ से किए, तो बगल वाला दोस्त था उसने पूरी कॉपी छपवा दी तो मैं कर लिया। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे आपका लॉस होने वाला है। ये एक स्वीट पॉइजन है, वो आपकी मदद कर रहा है, टीचर आपकी मदद कर रहा है, वो स्वीट पॉइजन है। इंटरनल आपका 20 मार्क्स का ही है, 80 मार्क्स आपको खुद से खेलना है। तो जो लड़ाई मेन लड़नी है वो आपको ही लड़नी है। तो आपको लड़नी है तो खुद आना पड़ेगा ना फील्ड में, खुद ही अकेले सरवाइव करना पड़ेगा ना। अकेले ही तो जाओगे, वहां तो कोई साथ जाएगा नहीं, वहां तुम्हारे टीचर भी नहीं रहेंगे, बोर्ड अगर बोर्ड जाएगा तो, ठीक है। तो आप उस एग्जाम से जो आप ऑनलाइन दे रहे हो या आप प्री बोर्ड स्कूल में दे रहे हो या किसी ऑफलाइन कोचिंग में दे रहे हो, तो आप उस टेस्ट के द्वारा या उस एग्जाम के द्वारा आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए, ना कि इस पे फोकस कीजिए कि मैं नंबर कहीं से पा जाऊं। आप अगर कोई आपको देख रेख नहीं कर रहा तब भी आप ये चीटिंग वाली मतलब चीजें ना लाइए अपने अंदर, खुद से बैठिए, खुद से एनालाइज कीजिए, ठीक। एक पॉइंट और इसमें सैंपल पेपर मैं जोड़ने वाला था कि सैंपल पेपर जो करिएगा आप, तो सैंपल पेपर की एक अलग कॉपी बनाइएगा, सैंपल पेपर की एक सेपरेट कॉपी। और ये आप हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो सेपरेट कॉपी से क्या फायदा होगा कि आप सैंपल पेपर नंबर 1 डालेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो अगर आप उसको दोबारा रिवाइज करने जाएंगे तो आप आराम से एक ही जगह पे सारी चीजों को पकड़ लेंगे। और दूसरी चीज को अगर आप उसमें कुछ मिस्टेक आपको हो रहा है कि ये चीज मैं भूल रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट भूल रहा हूँ, तो आप सैंपल पेपर के अंदर ही, सैंपल पेपर जो बुक आपके पास होगा वो उस बुक के उस क्वेश्चन के सामने ही उस कॉन्सेप्ट को लिख दीजिए, ताकि रिवीजन टाइम में आपको वो सीधे रिकॉल हो जाए। लास्ट टाइम में जब पेपर होता है तो पेपर के बीच में कुछ गैप होते हैं, 2 दिन 3 दिन का गैप दिया जाता है, तो उस गैप में आप ये नहीं करेंगे कि पूरा नोट्स पढ़ने लगे, पूरे एनसीईआरटी पढ़ने लगे, क्वेश्चन लगाने लगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक। तो आपको उस समय यही काम देगा कि आपकी गलतियां क्या क्या है, आप कहाँ का मिस्टेक कर रहे हैं, वो आपको ऐसे शॉर्ट टाइम में आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो ये आप जरूर कर लीजिएगा, सैंपल पेपर की अलग कॉपी बना के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब देखिए कुछ लोग हैं जिनको केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बहुत अलग अलग रेफरेंस बुक से ना लगाओ, आप सिंपल सा PYQ लगा दो, न्यूमेरिकल के लिए कुछ ना करो, PYQ और प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन अगर आप न्यूमेरिकल के लगा लेंगे तो साइंस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक। ये आपका इनफ है। अगर आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत नहीं लगाना चाह रहा हूँ या बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट आप इतने प्रीवियस ईयर में इतने क्वेश्चन आए उस
इलेक्ट्रिसिटी या जो भी न्यूमेरिकल वाले चैप्टर है उससे, और एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल आपके दिए टेक्स्ट के उसको लगा लीजिए, बस ये मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज लिखने जा रहा हूं कि फोकस ऑन न्यूली एडेड टॉपिक। ठीक है, फोकस ऑन न्यूली एडेड टॉपिक, जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं इस साल उस पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। क्यों? क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने ही आने। जैसे कार्बन कंपाउंड पहले होमोलोगस सीरीज के बाद से कुछ भी नहीं था पिछले साल, इस बार सारा ऐड हुआ है, तो वहां से क्वेश्चन बनेंगे, गारंटेड बनेंगे। दूसरा, मैग्नेटिज्म में एसी डीसी के एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब चीजें नहीं थी, डोमेस्टिक सर्किट पिछले साल नहीं था, वो इस साल ऐड हुआ है, तो उससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो जो चीजें सीबीएसई ने इस साल ऐड की है उसको एकदम 100% उसको कर जाइए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन देने ही देने वाले। सैपोनिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आएगा ही आएगा, एथेनॉल एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी। ठीक है, तो जो श्योर शॉट है उसको तो कर ही जाना है। फिर आते हैं कि एक दिक्कत आती है केस बेस स्टडी में, क्योंकि हमने एमसीक्यू की बात कर ली, बाकी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे बीच बीच में जो आते हैं उन सब की बात कर ली। अब लास्ट में एक आता है केस बेस स्टडी। तो केस बेस स्टडी का सिंपल सा फंडा है, केस बेस स्टडी वाले क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होते, कभी भी इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा घुमा के नहीं पूछा रहता है, लेकिन बच्चे पैराग्राफ देख के डर जाते हैं, या दूसरी गलती क्या करते हैं कि वो सीधा सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखा, स्टार्ट कर दिया, फिर उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा। तो सबसे पहले आप क्या करिए केस बेस स्टडी में, रीड पैराग्राफ केयरफुली। पैराग्राफ आपके लिए रामबाण है केस बेस स्टडी के लिए। तो आप पैराग्राफ को क्लियरली बहुत ही धीमे धीमे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझिए कि वो किस टॉपिक से रिलेटेड बातें कर रहा है, किस चीज की बातें कर रहा है। काफी चीजें इसमें वो कॉन्सेप्ट वो दे ही देते हैं। ठीक है, आपको बस उसको अप्लाई करना होता है उस क्वेश्चन में। तो आप बहुत अच्छे से प्रिसाइजली मैनर में पैराग्राफ को उसको रीड कीजिए, उससे निचोड़िए जो कॉन्सेप्ट वो दिया पड़ा है, और उसके बाद से फिर उसको पुटअप कीजिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पुटअप करने के बाद से आपके सारे आंसर बनने लगेंगे। तो ये जो आपके 8 मार्क्स या 4 मार्क्स के एक होते तो 8 के 2 होंगे, 3 आते कोई 2 करना है, तो उसके हिसाब से 8 मार्क्स यहाँ से आपके बहुत आसानी तरीके से पक्के हो जाएंगे। एमसीक्यू का है ये हो गया। अब एक असर्शन रीजन आता है। असर्शन रीजन में आपको क्या करना है, 2 ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बहुत दिक्कत इसमें हो रही है तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है कि कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है। इसको पता करने का तरीका ये होता है कि पहले और दूसरे के बीच में बिकॉज लगा दीजिए। ठीक है, कि असर्शन अगर राइट है, जो भी असर्शन लिखा है उसको पहले पढ़िए, फिर बिकॉज करके अगर रीजन भी सही आ रहा है तो मतलब दोनों ए और बी करेक्ट, और ए इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा, बिकॉज आने पर अगर वो रीजन नहीं आ पा रहा है तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, और दोनों में से कोई अगर एक गलत होगा तो सिंपल होता है, कैटेगराइज आप आराम से कर लेंगे। ठीक, ये सब पॉइंट है। अब 2 पॉइंट लास्ट है जो मैं बताना चाहूंगा। Revise your notes in a smart way. Short notes plus मैप, माइंड मैप, ये सब। और लास्ट पॉइंट है कि रिवाइज at least 2 to 3 chapters randomly, one from bio, one from physics, one from chemistry. ठीक, पहला क्या, रिवाइज योर नोट्स इन ए स्मार्ट वे। मतलब अब आप पूरा पहला चैप्टर से पहला पेज उठा के और फिर से ऐसे पलट पलट के ऐसे आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें आप बहुत बार देख चुके, तो आपके दिमाग में उसका 70-80% चीज़ें बैठ चुकी रहती है। वो 20% जो आपके दिमाग में नहीं बैठ रही उस पर फोकस करना है। उसको आप जब रिवाइज करिए तो उस पर टिक लगाइए कि इस वाली चीज़ को मैं दोबारा इस चैप्टर में और कुछ नहीं देखूंगा, मुझे बस यही देखना है, क्योंकि मैं यहीं आके फंस रहा हूँ। ठीक,
ये स्मार्ट वे हो गया कि आपके पूरे मान लो कि 12 पेज के आपके नोट्स बने पड़े, तो 12 पेज में कोई बीच का 2 पेज होगा जहाँ पे उस टॉपिक पे आपको दिक्कत है। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन मान लो पहले चैप्टर में ही केमिस्ट्री के आपको रेडॉक्स रिएक्शन में दिक्कत हो रहा था, आप रेडॉक्स रिएक्शन को टिक कर लो। आप कंफ्यूज हो रहा हो ऑक्सीडाइज रिड्यूस क्या होता है, किसका एग्जाम्पल किधर होता है, अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, उसको टिक लगा लो कि मैं कभी भी अगर इस चैप्टर से गो थ्रू होऊंगा तो मैं इस टॉपिक को जरूर देखूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और ये हमको दिक्कत भी कर रहा है। ठीक, तो पहले चैप्टर में आपका शॉर्ट में आधे घंटे में वो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं आप, एक व्हाइट पेज लो, A4 शीट लो, उस पर अपने मन से अपने वर्ड में, अपने मतलब लैंग्वेज में कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में बड़ा सा कुछ लिखा उसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिखो, लेटर वाइज लिखो, मतलब ऐसे करके आप रिवाइज कर लो, माइंड में बना सकते हो, ये सब चीजें कर सकते हो। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिवाइज एटलीस्ट 2 to 3 चैप्टर रैंडमली, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्या करते हैं कि आज मैंने केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा तो मैं उसके सारे क्वेश्चन लगाऊंगा, फिर मैं कल दूसरा चैप्टर पढ़ूंगा तो उसके सारे क्वेश्चन लगाऊंगा, फिर ऐसे तीसरा चैप्टर पढ़ूंगा तो उसके सारे क्वेश्चन लगाऊंगा। ऐसा करते हैं। ऐसा करने पे क्या होता है कि जिस दिन हमने उस चैप्टर को पढ़ा तो हमारा दिमाग केवल कंसंट्रेटेड हो गया उस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब वो कुछ और किसी और चैप्टर के बारे में सोच ही नहीं रहा, वो केवल उसी चैप्टर पे फोकस हो गया और पूरा उसके बारे में उसके क्वेश्चन तो आसानी से हम कर लेते हैं। उसके अगर क्वेश्चन उस दिन हम लगाएंगे तो आसानी से कर लेंगे। दिक्कत कहाँ फंसती है, एग्जाम में जब जाते हैं तो वहाँ 13 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर ऐसे एक साथ आते हैं, 13-14 चैप्टर एक साथ आते हैं, तो वहाँ क्या होता है बहुत सारे चैप्टर्स आगे क्वेश्चन हम नहीं पकड़ पाते कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड है। दिक्कत ये होती है क्योंकि हमारी आदत रहती है एक चैप्टर पढ़ के उसके बारे में फिर उसके सारे क्वेश्चन करना है। ठीक, तो हम रैंडम जब बहुत सारी चीजें एक साथ मिक्स होती है तो हम वहाँ नहीं कर पाते हैं, वहाँ हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन यही है। ठीक, तो आप ये गलती ना कीजिए। आप अगर 2 दिन में अगर मान लीजिए रिवाइज कर रहे हैं, 2 दिन में 3 चैप्टर है भाई, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं बहुत धीमे तरीके से, मैं बता रहा हूँ बहुत धीमे तरीके से करेंगे तब भी 2 दिन में 3 चैप्टर आराम से रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन के साथ। ठीक, तो आप एक फिजिक्स का उठाइए, मान लीजिए एक हमने लाइट चैप्टर उठा लिया, ठीक, दूसरा हमने केमिस्ट्री से उठा लिया, एसिड बेस से उठा लिया, तीसरा हमने बायो से उठा लिया, लाइफ प्रोसेस उठा लिया, तो इन 3 चैप्टर्स को आप फिर इसमें से थोड़ा थोड़ा करते 2 दिन 3 दिन आपके हिसाब से जितना टाइम लगे उस रिवाइज करने में, क्योंकि 13 चैप्टर है, उसको डिवाइड आपको कैसे करना है, कितने दिन में करना है, ये आपके ऊपर है। ठीक, तो उसको ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए, लेकिन डेली के बेसिस पे तीनों को पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज मैंने फिजिक्स पढ़ा तो कल मैं बायो को खत्म करूंगा और फिर अगले दिन केमिस्ट्री वाले को खत्म करूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक थोड़ा चैप्टर वाइज पढ़ते रहे और क्वेश्चन मिक्स लगाइए। इसलिए मैं बोला कि सैंपल पेपर स्टार्ट कर दिए, क्योंकि सैंपल पेपर में मिक्सअप क्वेश्चन रहते हैं तो आपका दिमाग वैसे होता रहता है और बोर्ड में भी आपको वैसे ही मिलने वाला। तो अपने माइंड को, अपने बॉडी को वैसे फेज में लाइए, क्योंकि अब आपके पास केवल 1.5 महीने मतलब 50 डेज बचे हैं, तो आपको उस फेज में जाना पड़ेगा। आप उस फेज में जाएंगे तब आप उस तरह से परफॉर्म भी कर पाएंगे। ठीक, अब एक ये सारे पॉइंट उन लोगों के लिए भी जो अभी स्टार्ट किए हैं, बस उसमें एक पॉइंट एक जोड़ना चाहूंगा मैं, जो अभी जगह हैं जिनको अभी लगा कि मुझे बस 10th निकल जाए, कुछ हो जाए, कोई ऐसा बता दे, कोई मैजिक कर दे कि मैं ऐसे बस पास हो जाऊं। ठीक, तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि ये सारी चीजें तो फॉलो करेंगे ही, बस एक चीज है कि लीव सम चैप्टर्स। ठीक, अगर आपके पास 13 चैप्टर हैं, अभी साइंस का ले रहा हूं, ऐसे आप किसी भी सब्जेक्ट ले सकते, 13 चैप्टर है और आज से आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसमें से 3 to 4 चैप्टर आराम से छोड़ सकते हैं। आप 9 चैप्टर ही क्या करो, कवर करो। ठीक, 9 पढ़ो, 8 ही पढ़ो, लेकिन 8 को अच्छे से पढ़ो, ताकि आपको भी पता है कि मैं अब यहाँ से 45 दिन में ऐसा तो नहीं होगा कि 95+ या 98 मार दूंगा, क्योंकि आप उस उम्मीद से पढ़ भी नहीं रहो। आपको क्या करना है कि एक गुड स्कोर करके जाना है। तो अगर आप ऐसा काम भी करोगे ना तो आपका 75+ आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करना, कुछ चैप्टर अगर आपको लग रहा है कि यार ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, इसमें मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो ऊपर से बस देख के उसको हटा दो, उसमें ज़्यादा घुसो नहीं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उतना टाइम देने के लिए आपके पास अब समय है नहीं। आपने उस चैप्टर को एक भी बार नहीं पढ़ा है तो अब आपको पल्ले जल्दी पड़ेगा नहीं। तो आप ऊपर के फॉर्मूले देख लो, अगर मैथ कर रहे हो तो फॉर्मूला देख लो, या केमिस्ट्री में साइंस में कुछ रट सकते हो, रटने वाला रट लो। ठीक, तो अगर आपको कुछ लग रहा है कि चैप्टर छोड़ना चाहिए, नहीं हो पा रहा मेरे से, मैं बार बार कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा, कुछ टॉपिक, एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं, कुछ टॉपिक भी अगर आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना कवर करो उसके क्वेश्चन अगर वहां है तो वो चीज गलत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो मैंने अभी तक सारे स्टेप बताए उसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक, दूसरी चीज क्या बताया कि अगर स्टार्ट आप कर रहे हो तो हमेशा इजी टॉपिक से स्टार्ट करो।
ठीक है, इजी टॉपिक से। पूरे 13 चैप्टर में आपको जो भी सबसे आसान चैप्टर लग रहा है आपके हिसाब से कि यार ये वाला तो मैं उड़ा दूंगा, स्टार्ट उसी से करो, फिर उससे थोड़ा सा आसान जो उसको करो। जो आपको टफ लग रहा है कि ये चीज़ें मतलब मेरे को परेशान कर रही है, उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो। इसका फायदा क्या होता है कि जब शुरू में आप करते हो ना, मान लो कि इन्वायरमेंट आपको आ रहा है क्या, इसमें तो ये 4-5 टॉपिक है, ओजोन, ओजोन लेयर, डिप्लेशन, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, फूड वेब, फूड चेन, ये सब चीज़ें करना है, तो आप उसको पढ़ो, उसके क्वेश्चन लगाओ। तो आप जब उसमें कर लोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस राइज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस क्या होगा, पूरा बढ़ जाएगा। फिर आप एकदम तैयार, क्या लाओ यार अब इतना आ ही रहा है, सब तो आ ही रहा है, दूसरा वाला भी कर लेता हूँ। फिर दूसरा वाला आप करने जाओगे जो इस थोड़ा सा इससे टफ होगा, लेकिन अभी वो भी क्या आसान वाले में होंगे। 3-4 चैप्टर तो मुझे लग रहा है सबको आसान लगते होंगे, तो उसमें जाओगे तो उसमें अरे यार ये तो निकल रहा है, मेरे को तो साइंस आ रही है, मजा आ रहा है, वो इंटरेस्ट आपका क्या हो रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। फिर थोड़ा सा लेवल, थोड़ा सा लेवल, ऐसे अपने अपने हिसाब से आप 13 चैप्टर को ऑर्डर देके लिख दोगे। पहले पे ये पढ़ूंगा, सेकंड पे ये पढ़ूंगा, तीसरे पे ये, चौथे पांचवें ऐसे करते करते 13 तक ले जाओ कि लास्ट वाले में ये पढ़ूंगा। फिर जब लास्ट में आप जाओगे ना तो वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस इतना बिल्ट हो जाएगा कि वो आपको जो हार्ड चैप्टर है उसको भी करने के लिए मतलब आसानी होने लगेगी, आप उसको भी करने में मग्न हो जाओगे। दूसरी चीज कि आपका टाइम बहुत बचेगा। आप हार्ड चैप्टर जो होते हैं आपको जो समझ नहीं आता उसके लिए आप बहुत सारा टाइम दे देते हो, और जबकि आसान वाले जो होते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा सा आता है उसके लिए उतना समय नहीं दे पाते हो, फिर एग्जाम में जाते हो तो उस वाले में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो और उसमें तो कर ही नहीं पा रहे हो। तो इसलिए इसको आप कम समय में बहुत अच्छा मतलब थोड़ा समय देंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट दे देगा। ठीक, और वहाँ पर क्या होगा कि बहुत आपके हिसाब से अगर वो बहुत बड़ा है या बहुत टफ पड़ रहा है आपको पढ़ने में, तो आप कितना भी पढ़ो, कितना ही पढ़ोगे तो हो सकता है 70-80 कर लो, ठीक, लेकिन कुछ ना कुछ छूट जाएगा, कुछ ना कुछ गलती होने के चांसेस हैं। होगा नहीं, अगर आप बहुत हार्डवर्क करोगे तो होगा नहीं, लेकिन चांसेस वहाँ ज़्यादा है गलती होने की, लेकिन इधर आपको श्योर शॉर्ट नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, तो स्मार्टली वे में ये तैयारी करो। और इसके बाद से अगली चीज ये कि जो चैप्टर ज़्यादा मार्क्स कंटेन कर रहा है उसको कोशिश करो कि अटेम्प्ट करने की, मतलब उस चैप्टर को एकदम अच्छे से हर एक तरह से। जैसे मान लो कार्बन, इस बार मैं बार बार कार्बन फोकस कर रहा हूँ कि कार्बन से बहुत क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। कार्बन जैसे है तो कार्बन को हर एंगल से, हर एंगल मतलब उसके एमसीक्यू, उसके असर्शन, उसके केस बेस, उसके एनसीईआरटी टेक्स्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और उसके नोट्स, हर एक चीज उसका क्या करो, पढ़ जाओ। ठीक है, क्योंकि ये नंबर अगर ज्यादा कंटेंट कर रहा है तो ऐसे और भी चैप्टर मैग्नेटिक वाला भी है, ठीक, बायो में बहुत सारे ऐसे हैं, तो ये चीज आप कर सकते हो। तो अगर आप जितने मैंने तरीके बताए, अगर आप इस तरीके से 50 डेज, अब हाँ एक चीज और बता देता हूँ कि आप कहोगे कि 50 डेज सर कैसे मैनेज करें, तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो। 50 डेज को आप 3 पार्ट में तोड़ दो, पहला 15, फिर बचे कितने, दूसरा भी 15 मान लो, चलो पहला 20 मान लेता हूँ, पहला 20, दूसरा 15 और तीसरा 15। ठीक, ये 20 उनके लिए है ऑन एन एवरेज, 20 उनके लिए जिनका अभी तक सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो 20 दिन ले लें, 20 दिन में अपना सिलेबस पूरा खत्म कर ले। इधर भी कुछ 6-7 दिन बचे हैं और 15 जनवरी में भी 15 दिन उधर भी है, जनवरी में भी। ठीक, बाकी बीच में बच्चे ये 15 दिन यहाँ से सैंपल पेपर इस 15 दिन में, क्योंकि चाहे वो एजू कार्ड को या सवाल को 11 सैंपल पेपर होते हैं, तो अब इस 15 दिन में उस सैंपल पेपर को खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, बाकी बच्चे 15 इस सैंपल पेपर को दोबारा, एक ही सैंपल पेपर, आप बहुत सारे सैंपल पेपर लगाएंगे वो बेटर है, लेकिन कम से कम कोशिश कीजिए कि एक सैंपल को 2 बार देखो, 2 बार। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा कि आपको अपनी मिस्टेक दिखेगी कि भाई मैं सब पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो क्यों नहीं आ रहे, आप देखो तो कि आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर रहे हो, सॉल्यूशन लिखने में गलती कर रहे हो, क्या चीज बीच में स्किप कर दे रहे हो, वो सब आपको इसी यहाँ से एनालाइज करने मिलेगा। ठीक है, तो एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस जितना टेस्ट देना है इसको एनालिसिस करते रहना, ये जो सैंपल पेपर देना है उसको एनालिसिस करना, और उस एनालिसिस को उस क्वेश्चन के सामने ही लिखना, ताकि दोबारा जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हें और कहीं देखने की जरूरत ना पड़े और कहीं किसी कॉपी में ढूंढने की जरूरत ना पड़े, तुम्हें वहीं दिख जाए कि हाँ यार ये चीज़ मैं इसमें ये भूलता हूँ, मैं इसको फिर से दिमाग में भी रिवाइज कर लिया। ठीक है, ये बेनिफिट होगा। लास्ट के 15 दिन केवल क्वेश्चन करना है सैंपल पेपर के और एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी प्लस सैंपल पेपर। करना कैसे है अब ये,
अब कहोगे सर शुरू से फिर से क्या लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो तुमने छोड़ा है, जैसे अभी तुम इधर लगाओगे, इधर के बीच में जब भी प्रैक्टिस करोगे या इधर लगाओगे, जब भी चैप्टर वाइज जाओगे तो क्या करोगे तुम, चैप्टर वाइज जब लगाओगे तो क्वेश्चन तुम्हें मान लो पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा नहीं है, चौथा में तुम फंस गए तो उस पर लगाओ बेटा स्टार, कि जब मैं दूसरी बार आऊँगा तीनों को मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसको देखूंगा, फोर्थ वाले को। तो ये जो लास्ट के 15 डेज है ना, उसमें ये लोग आएंगे। समझ रहे मेरी बात को। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन तो मस्ट है, क्योंकि आपके सिलेबस में क्लियरली लिखा है एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर जो आपका बनता है उसमें प्रीवियस ईयर ही होते हैं एक तरह से। तो प्रीवियस ईयर तीन रिसोर्सेज आपके पास रहना चाहिए, एक सैम्पल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी। बस ये 3 जगह से आपको क्वेश्चन करने हैं और कहीं से नहीं। ये तीन जगह से आप क्वेश्चन करोगे, मोर देन इनफ होगा। बस उसके कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि वो चीजें बार बार आपके एग्जाम में आएगी। अभी आपका प्री बोर्ड दूसरा होगा, आप देख लेना, इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन देख के ये लगेगा अरे यार मैं पढ़ा हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि मैं एनालिसिस नहीं किया था कि क्या गलत है क्या सही है, मैंने बस ऐसे सॉल्व कर दिया था। रटो नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रटो नहीं। बहुत सारे बच्चे रटते भी हैं, तो रटना नहीं है, समझना है। समझोगे तो वहां निखरोगे। और यहां से 50 दिन बचे हैं यार, खुद के लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए। रगड़ दो, झोंक दो जान, जितने तुम्हारे डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें उसको हटा दो, अब लग जाओ। अब भी बहुत समय है, 50 दिन में भी बहुत अच्छा स्कोर, जो अब तक कोई कुछ नहीं पढ़ा वो कर सकता है, और जिसको थोड़ा बहुत आता है वो मेहनत करके बहुत ऊंचा, मतलब बहुत ऊपर जा सकता है, बहुत अच्छे मार्क्स को गेन कर सकता है। तो झोंक दो अपने पूरे, इस 50 दिन को पूरे झोंक दो। ठीक है, और एकदम बेस्ट करो यार, अपना एफर्ट पूरा डालो। अपना एफर्ट जब पूरा डालोगे तो रिजल्ट चाहे जैसा भी हो तुम खुश रहोगे। और एफर्ट नहीं पूरा डाले रहोगे तो तुम खुद से खुश नहीं रहोगे, तो फिर क्या ही लोगों से एक्सपेक्टेशन करना। ठीक है, और जो भी र्यूमर्स उठ रहे हैं, या जो भी आपको बहुत सारे ऐसे 50 दिन में या अभी 30 डेज में बहुत सारे ऐसे मैराथन भी आ जाएंगे कि आपको टॉप करा दिया गया, ये करा दिया, वो करा दिया गया, उन सब चीज़ों में ना पढ़ना। हाँ, एनिमेटेड वीडियो आप बहुत सारे देख सकते हैं, आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, बाकी आप वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरी जहाँ तक राय है कि फ़ोन का यूज़ बहुत कम से कम करें। अब 50 डेज़ में जितना आपको रिक्वायरमेंट हो बस उतना ही करें, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। और बहुत सारे कैंपेन अभी चलेंगे, इसलिए कोविड वाला मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी वो बहुत सारी चीज़ें पोस्टपोन चलेगा, प्रोमोट चलेगा, बहुत सारे अप्लाई करेंगे उसके लिए। तो आपको इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको फोकस करना अपने 15 फेब 2023 वाले। ठीक है, यहाँ से आपका युद्ध स्टार्ट होगा। 50 दिन है, दबा के लड़ो, मेहनत पूरी करो, फाइट अच्छी करो, बाकी जो होगा वो तो देख ही लेंगे यार। ठीक है, तो फल पे चिंता नहीं करनी। अभी क्या करना है, हमारे हाथ में क्या है, मेहनत करना। 50 दिन में रगड़ दो, दिन रात एक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना टफ कुछ नहीं होता है, लाइफ अभी बहुत ज़्यादा टफ है, ये उसके हिसाब से ये कुछ नहीं है, बस आप सही पैमाने पे जाओगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल करे अच्छे से। अगर आपको फ़ायदा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या किसी और चीज़ पे आपको ज्ञान चाहिए, मतलब बातें चाहिए किसी चीज़ पे, तो आप वो चीज़ भी बताइए, तो हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे हम कोशिश करेंगे, साइंस का था ऐसे मैथ्स का आ जाए, एसएसटी का आ जाए, और एक हम लोग सब मिलके एक दिन पूरा क्लियरली बात करेंगे सारे सब्जेक्ट को लेके, कि आप क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, तो आज मैंने साइंस को ऐसे सोचा, तो मैंने सोचा भाई अभी बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं और बहुत सारे रैंडम थॉट भी आते हैं, तो इसकी वजह से मैंने बना दिया। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, बहुत जल्द मैं कमेंट सेक्शन में आया था कि उसका अकरेंस ऑफ मेटल पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं बहुत जल्द उसका भी वीडियो डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक, बाकी आपको किसी टॉपिक पे लग रहा है कि ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप उस टॉपिक पे किसी भी सब्जेक्ट का, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो या मैथ्स हो, आप कमेंट बॉक्स में क्लियरली लिखिए कि सर मुझे इस पर नहीं आ रहा, हम उस पर वीडियो अपना मतलब अपलोड करेंगे, उसको समझा के अपलोड करेंगे। और एक चीज़ और आपसे जाने कि क्या 20 MCQ वाले टॉप, एक चीज़ हम करवाना चाह रहे हैं कि टॉप 100 MCQ हर सब्जेक्ट के, तो क्या ये सीरीज हम लेकर आए यूट्यूब पे कि टॉप 100 MCQ हर सब्जेक्ट का हम कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर में आया पड़ा है या जिसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्या सीरीज हम लेकर आए,
ठीक, तो आप ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई भी बात हो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।